हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन्स स्टेशनरी। कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करके दो इस कार का, कितना हद तक एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं इस कार का जिसके कारण ये ब्लॉक जो उसके अंदर रखा हुआ है वो स्टेशनरी रहे, स्लाइड ना कर जाए। सिंपल सा बात है ना, कि कार के एक्सेलरेशन को कितना बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा लिमिट आएगा है ना ए मैक्स, जिसके बाद अगर बढ़ाओगे तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो वही पूछा कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक हम बढ़ा सकते हैं जिससे ये बॉडी स्टेशनरी रहे, स्लाइड ना हो। तो स्लाइड ना होने की क्या कंडीशन है, मतलब कि इधर लगने वाला फोर्स को अगर बैलेंस कर देगा तो स्लाइड नहीं होगा। तो इधर लगने वाला कौन सा फोर्स है, तो फ्रिक्शन है अपना। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। ये इसका टेंडेंसी होगा उधर खिसकने का, तो ये इधर रोक लेगा इसको, है ना, फ्रिक्शन लगा के इसको क्या कर लेगा, रोक लेगा। तो आओ समझते हैं कि कार का एक्सीलरेशन ए अगर है, बढ़ाते 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 कार के एक्सीलरेशन को हमने ए मैक्स कर दिया। कितना कर दिया, ए मैक्स कर दिया। ठीक, तो जैसे ही कार का एक्सीलरेशन ए मैक्स हुआ तो इधर लगने इस पे भी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि कार के अंदर ही ब्लॉक रखा है तो इसके अंदर भी एक्सीलरेशन हो जाएगा ए मैक्स। बोलो सही। और ये क्योंकि इसके ऊपर रखा है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे, है ना, एमजी, मतलब वेट लगेगा उसका, एमजी डाउनवर्ड की तरफ। तो ये ब्लॉक पे लगा एक एमजी वेट लगा इसका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और क्योंकि ये ब्लॉक इस सरफेस पे टच है तो ये कार का सरफेस, कार का फ्लोर, उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन लगाया, क्योंकि ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में है और इसके साथ, और ये एन क्या लिखा है हमने, ये एक्शन है, इसका हमें कोई काम नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक भी इस कार पे फोर्स लगा रहा है एन, ये फोर्स लगाया, कांटेक्ट फोर्स लगाया, तो इसने भी अपोजिट उसमें पलट के लगा दिया एन। ये एन ये एमजी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू एमजी। बोलो सही। क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो ये एन इस एमजी को बैलेंस कर रहा है। ठीक, लेकिन रिएक्शन ये है, एक्शन इधर है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे फोर्स लगाया है तो इसको उधर क्यों दिखाए हैं, थोड़ा साइड में क्यों दिखाए, यहाँ दिखाते तो घिंच पिच हो जाता, इसलिए थोड़ा साइड में दिखा दिए हैं। ये जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक द्वारा फ्लोर पे लग रहा है, ब्लॉक द्वारा फ्लोर पे लग रहा है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो इधर लगेगा कुछ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इधर लगेगा, ब्लॉक का मास m, और इधर ये मैक्स से चल रहा है तो इधर फोर्स लगेगा ma, और इसको रोकने के लिए इधर कौन सा फोर्स लगना चाहिए, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब कह रहा है डज नॉट रिमेन स्लाइड, मतलब कि रिमेन स्टेशनरी, स्लाइड होने ही ना दे, तो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स में भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाती है। तो एफएस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल देन 0 और लेस इक्वल देन एफ लिमिटिंग होता है। मतलब कि ये एफएस जो है वो म्यू एस एन से छोटा या उसके बराबर रहेगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए तो हमें ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा लगाएगा, मैक्सिमम लगाएगा। तो इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा अपना m इंटू ए मैक्स, और इधर फोर्स इसको रोकने के लिए लगा एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस एन। अब बस दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, आंसर आ गया। तो म्यू एस एन इक्वल टू हो गया एम ए मैक्स। तो म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.15 इंटू नॉर्मल रिएक्शन m इंटू जी, तो m इंटू जी की वैल्यू दिया है 10 रखने को। कितना दिया है, 10 रखने को, इक्वल टू मास इंटू ए मैक्स। अब मास से मास कैंसिल कर दो, ऐसे गिवन था नहीं, कट गया, तो ए मैक्स कितना निकल के आया अपना 10 इंटू 0.15, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। बोलो सही, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ पीरियड t। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से जस्ट अबव, देखो अर्थ का सरफेस, मान लो ये अर्थ है जिसका रेडियस r लिया है, तो इसके सरफेस से जस्ट अबव मतलब कि एक ऐसा ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका हम रेडियस r ले सकते हैं। जस्ट अबव अर्थ सरफेस है तो इसका मतलब इसका भी रेडियस हम r लेंगे, अर्थ के रेडियस के बराबर ही लेंगे, इसलिए उसने जस्ट लिखा है। ठीक, इफ d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की डेंसिटी को d कह रहा है एंड g द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन जी डी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा इन ऑप्शन में से बताना है। चलो देखते हैं।
अच्छा जरा देखो कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका भी रेडियस हम अर्थ के रेडियस के बराबर ले सकते हैं, बोलो सही, हाँ ना बोलो। चलो मान लिया आर है, एम मास मान लेते हैं सैटेलाइट का और कैपिटल एम मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ का। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो लिखो एफ ग्रेविटेशनल, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे जो लग रहा है वो एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। पूछो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा हमेशा अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, ये अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, हर जगह से अपने सेंटर की तरफ फोर्स खींचेगा। और कोई भी फोर्स अगर सेंटर की तरफ लग रहा होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ऑलरेडी जो फोर्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स है, और बस वो सेंटर की तरफ लग जाए तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। तो जब सेंट्रीपिटल एफ जी एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अब कंपेयर करवाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कैपिटल जी स्मॉल मास कैपिटल मास अपन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर किसके होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसी सैटेलाइट की मान लो वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा होगा, है ना। लिखा है कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, घूम रहा है, मतलब वी नॉट से मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, वी नॉट से घूम रहा है, तो एम वी नॉट स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, आर के बराबर। भाई यही तो होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर अपन आर, इन दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, बोलो सही, है ना। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर कितना निकल के आया, तो और वी नॉट स्क्वायर आया अपना जी एम अपॉन आर, कितना, जी एम अपॉन कैपिटल, ये मास ऑफ अर्थ है, क्या है, मास ऑफ अर्थ है। तो वी नॉट स्क्वायर यहां से आएगा, तो इंप्लाइज दैट वी नॉट इक्वल टू, ये अंडर रूट में हो जाएगा जी एम अपॉन आर, बोलो सही। अब टाइम पीरियड निकालो कि कितना टाइम लगेगा घूमने में, तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, बोलो समझ में आया ना। हाँ अब यहाँ पे देखो वी नॉट, ये वी नॉट मान लो कि हो गया अंडर रूट जी एम अपन आर, और टोटल टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, तो 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, यही तो होगा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो सीधा जी एम बाई आर हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहां से अभी निकाले थे हम लोग, सीधा सीधा जी एम अपॉन आर, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कैपिटल जी कैपिटल एम और आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आर क्यूब कर देगा, ये टी स्क्वायर, ठीक। तो टी स्क्वायर कितना आया 4 पाई स्क्वायर जी एम आर क्यूब इतना है। अब हमसे 3 पाई अपॉन जी डी पूछा गया है कि क्या होगा, यहाँ तो 4 पाई आ रहा है ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये 4 पाई है तो 1 पाई खींचना है हमको, तो 3 पाई यहाँ पे खुद से हम 3 खुद से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा हमको, 3 पाई अपॉन 3 जी एम ले लो, अब यहाँ पे ले लो 4 पाई आर क्यूब, बोलो सही है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। 3 पाई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3 जी एम बाई 3 से मल्टीप्लाई कराए, 3 से डिवाइड करवा दिए। अब 3 पाई अपॉन जी और डी चाहिए, इस मास को तोड़ो, अब मास कितना होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो लगा दो 3 पाई इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू कैपिटल जी रहने दो, और एम के जगह बस लिख दो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये इरेंज कर रहे हैं, देखना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हमको चाहिए 3 पाई जी डी, 3 पाई जी डी खींच लो बाहर, तो 3 पाई कैपिटल जी डेंसिटी डी खींच लिए, 3 पाई जी और डी खींच लिए, तो बचा कितना अपना 4 पाई आर क्यूब, यहाँ पे कितना बचा 4 पाई आर क्यूब, और इधर कितना बचा 3 इंटू वॉल्यूम। अब जरा देखो 3 पाई जी डी और 4 पाई आर क्यूब रहने दो इसे ही, अपॉन 3, और वॉल्यूम कितना होता है
स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लिख दो, कहानी खत्म हो गई। 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा सब भाई? 4/3 पाई आर, 4 पाई आर क्यूब था ही था, अपॉन 3 था, वॉल्यूम लिखना था तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 को 3 को ऊपर भेज दिया तो 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा सब एक दूसरे से। ये 3 से 3 कटा, ये पूरा कटेगा तो t² = 3 पाई अपॉन जी डी आ गया अपना। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t² रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ये पूरा कैलकुलेशन देखो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। द एक्सट्री ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। कह रहा है कि एक एक्सट्री मतलब x और t डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है एक पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, SHM कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताना है जब समय 2 सेकेंड हो रहा हो, मतलब टाइम t = 2 सेकेंड हो रहा हो। तो सिंपल एक्सीलरेशन का अपना फॉर्मूला कितना होता है? एक्सीलरेशन होता है a = -ω²x। बोलो सही होता है ना ω²x। तो माइनस रहने दो, ω²x कितना है? तो t = 2 सेकेंड पे कितना x का वैल्यू है? +1 है ना। देखो t = 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 पे। यहाँ पे है ना पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट 1 होगा कि नहीं होगा? t = 2 सेकेंड, भैया ये 2 सेकेंड है, ये टाइम t है, तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल x की पोजीशन क्या थी? +1 पे। पार्टिकल की पोजीशन कितना था, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना था? +1 पे था। तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा 1। कितना लिखोगे? 1। तो बचा अपना एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना? -ω²। ओके, अब इंटू 1 तो 1 हो गया। और माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा होती है 2 पाई/T टाइम पीरियड। ठीक, तो 2 पाई/T का होल स्क्वायर करो तो यहाँ पे निकल के आएगा -4 पाई² अपॉन T²। अच्छा, T होता है टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, टाइम पीरियड है। ठीक, तो ग्राफ देखो टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 साइकिल, है ना। 1 साइकिल बनाने के लिए जो टाइम लगे उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक साइकिल ये बना, ये यहाँ शुरू हुआ, ये यहाँ पे खत्म, तो टोटल कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड लगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो फ्रॉम ग्राफ t = 8 सेकेंड हमको मालूम पड़ रहा है ना। ग्राफ से यही दिख रहा है ना। तो टाइम 8 सेकेंड है, तो 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? तो -4 पाई² अपॉन 64, क्योंकि t = 8 है, 8 का स्क्वायर 64। अब कैंसिल करो तो -π² अपॉन 4 से 16 चुको 64, तो -π² अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आ गया एक्सीलरेशन व्हेन t = 2 सेकेंड। ये अपना आंसर रहा। ऑप्शन में है -π²/16, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, -π² अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है अपना पूरा एक्सीलरेशन। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। फॉर द फ्लोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज। एक लॉजिक सर्किट बना के दिया है और यहाँ ट्रूथ टेबल गिवन है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा देखो क्या है ये A कॉम्प्लीमेंट है ना और ये B कॉम्प्लीमेंट है, और इन दोनों का ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट है ना। बोलो सही भाई। ये और था, कोई ना आगे काट देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। फॉर द फ्लोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज। एक लॉजिक सर्किट गिवन है और नीचे ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये देखो ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा समझो क्या है ये A है, ये B है, तो ये A पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये B पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बोलो सही है ना, ये B पे कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो है वो A और B का A एंड B मतलब A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब Y जो निकल के आया वो Y = A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A पे डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस B पे डबल कॉम्प्लीमेंट। बोलो सही, ये अपना Y आ गया। तो सो Y = हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, A पे डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस B पे डबल कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखो। अब मैच कराओ। पहला ऑप्शन देखो जरा, अगर ये A 0 है
ठीक, ए जीरो है तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट 1 और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 0। बी जीरो है तो इसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट 0 ही आएगा। तो इन दोनों का अगर वो सम करें देखो तो भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। पहला तो मैच हुआ। दूसरा देखो अगर ए जीरो है तो इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा। बी 1 है तो इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 ही आएगा, सेम ही रहता है ना, 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 0 + 1 1 देगा। ठीक, ये मैच हुआ। ये देखो 1 इसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट सेम ही 1 ही रहेगा। 0 है तो इसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट 0 ही रहेगा। और ये हो गया अपना कौन सा, 1, दोनों का सम 1 + 0 1 ही देगा। तो ये भी सही। अरे भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, a + b भी लिख सकते हो। a का डबल कॉम्प्लीमेंट a खुद हो जाता है, b पे डबल कॉम्प्लीमेंट b, मतलब a + b है। ये सिंपली समझो तो a + b है। समझ में आया। तो a + b है तो सीधा सीधा करो, a 1 है ये 0 है तो कितना होगा, 1 + 0 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब समझ में आया ना। ये डबल कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, तुम यहां समझो कि a का डबल कॉम्प्लीमेंट a ही होता है, b का डबल कॉम्प्लीमेंट b ही होता है। समझ में आया। इस कारण से अब सीधा a + b = देखते जाओ, a 0 b 0 तो y भी 0, a 0 b 1 तो y 1, a 1 b 0 तो y भी कितना 1 हो जाएगा। ये 1 + 1 तो ये 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। बोलो सही, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है, 1 सही है। समझ में आया, ये समझ में आया। चलो नोट करो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, एक नदी है जिसके अक्रॉस एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज बना दिया गया है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। और इसी ब्रिज पे खड़ा एक विद्यार्थी स्टूडेंट एक बॉल फेंक रहा है 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब अपने से एकदम ऊपर ऐसे उछाल दिया है। जैसे मान लो ये नदी ऐसे बह रहा है, एक ब्रिज बना है उसके क्रॉस, है ना, ब्रिज पे खड़े हैं हम ऐसे ऐसे ऊपर बॉल फेंक दिए हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये बॉल स्ट्राइक किया है वाटर सरफेस पे, नीचे जो पानी है, पुल के नीचे जो पानी है ना, तो वो पानी पे स्ट्राइक किया है 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस, तो हमने मान लिया कि वाटर सरफेस ये है और इसके ऊपर जो पुल का हाइट है उसको h हमने मान लिया। लेट h बी द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस। ठीक, तो ये बॉल का ट्रैजेक्टरी जरा इमेजिन करो। पहले तो ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो ये गया ऊपर, ये आया नीचे, अब यहाँ पे जाकर टाक हो गया, छपाक से आवाज आई। पत्थर फेंकते हैं ना, सबने फेंका होगा पानी में पत्थर पुल पे जाके, देखो अब वही फिजिक्स बन गया। तो यहाँ पे कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो h ही है ना, फेंका गया था ऊपर लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। जितना ऊपर गया था, यहाँ से मान लो ये हाइट ऊपर गया तो नीचे भी तो आ गया, तो कैंसिल हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, h ही है। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे sy, मतलब वर्टिकली है, sy = uy t प्लस हाफ ay एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर। ये y क्यों लगाया है, क्योंकि हम मानते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस लिया है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक, ऊपर जाने वाले चीज को पॉजिटिव ले लिया हमने, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, तो इसके नीचे लगने वाला सारे चीज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस का h इक्वल टू uy, u कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव का 4 इंटू टाइम कितना लगा है, लिखेंगे प्लस का हाफ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का g, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसे लगता है, हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। क्यों माइनस जी ले रहे हैं, क्यों माइनस h ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए, मतलब स्टार्टिंग में जो ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा था उसको हम पॉजिटिव ले लिए हैं, तो उसके अपोजिट लगने वाला सारा चीज का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो इस कारण से माइनस h = 4 इंटू टी प्लस हाफ माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमको गिवन है 4 सेकेंड, तो लगा दो माइनस h = 4 इंटू 4 प्लस का, अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हाफ इंटू जी इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। बोलो सही। तो माइनस h = 16 माइनस, अब ये g की वैल्यू 10 बोला है लेने को, तो हम 10 लेंगे, तो 5 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा भाई। g की वैल्यू 10 होगी, 2 से कटेगा तो 5 और इंटू 16, तो कितना आया 16 कॉमन ले लो, 1 - 5 माइनस h =
तो हो जाएगा 16 माइनस का 4, बोलो सही। अब ये माइनस है, ये माइनस एच है, कैंसिल हो जाएगा। तो 100 एच इक्वल टू आ गया 16 इंटू 4, जो कि 16 को 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है, 64 मीटर। तो 100 हाइट अपना निकल आया 64 मीटर आंसर। बोलो सही, समझ में आया? नेट डिस्प्लेसमेंट देखा करो बस, ठीक, कहानी बन जाएगा। ये फोटो रहा उसका, ये नेट डिस्प्लेसमेंट समझा ही दिया, 64 पे टिक मारो, कहानी खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है। टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ। लो, दो थिन लेंसेज जिसका फोकल लेंथ कितना है? सेम है, बट वन इज कन्वेक्स एंड द अदर इज कनकेव। एक कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब दोनों को एक साथ रख दिया कांटेक्ट में, है ना, चिपका के, तो पूछा है कि नेट फोकल लेंथ कितना होगा कॉम्बिनेशन जो बन के आया, जो कॉम्बिनेशन बन के निकला है, उसका नेट फोकल लेंथ बताओ। तो कोई बात नहीं, पहले देखो इमेज डायग्राम बनाओ दिमाग में कि ये कनकेव है, ये कन्वेक्स लेंस है ना, दोनों ऐसे रखे हैं कांटेक्ट में, तो ऐसे बन जाएगा, है ना। एक होता है ऐसे, एक होता है ये, समझ में आया? इन दोनों को फिट करो, दोनों का फोकल लेंथ सेम ही दे रखा है, मतलब कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना। लेकिन कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है ना। f2 इक्वल टू प्लस का f हो जाएगा और f1 इक्वल टू माइनस का f हो जाएगा। बोलो सही है ना। तो और लगाओ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो जाएगा अपना f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, बोलो सही। और ये 1/f नेट, तो f नेट कितना हो जाएगा? f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब मान लो यहाँ पे एक f1 माइनस f का है, तो ये पॉजिटिव, तो ये f स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? माइनस का f और एक प्लस का f। अब माइनस f प्लस का f कितना होगा? 0। तो f स्क्वायर अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या देता है? इनफिनाइट देता है ना, इनफाइनाइट देता है ना, समथिंग अपॉन 0। तो सो f नेट कितना हो जाएगा? f नेट हो जाएगा इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया? f स्क्वायर अपॉन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। समझ में आया? चलो, a wire carrying a current I along the positive x-axis has length L। ठीक है, आओ मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस एक वायर है, यहां से लेके यहां तक वायर बना लेते हैं किसी दूसरे कलर से। ये ओरिजिन है इसका, यहां से यहां तक एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, L लेंथ का वायर है, I करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस की तरफ। किधर डायरेक्शन है? x एक्सिस की तरफ, ठीक। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब x एक्सिस है, लेंथ L लिख दिया। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। अब मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना है? B इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस का 4k कैप टेस्ला। ये उसका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो सबको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, जो की वैल्यू होती है F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। बोलो सही, I इंटू L क्रॉस B। और L का डायरेक्शन जो होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं, I L क्रॉस B। तो जो L का डायरेक्शन जो होता है वो वही डायरेक्शन होता है जो करंट का होता है ना। L का डायरेक्शन इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ L इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो L का डायरेक्शन x एक्सिस में है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट I ब्रैकेट में L का मैग्नीट्यूड कितना है? L I कैप। कैसे लिखेंगे? L I कैप। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे है? मैग्नेटिक फील्ड से। देखो ये 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप लिख दो यहाँ पे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बोलो सही, इंटू इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब L I क्रॉस 2i, देखो जरा यहीं सॉल्व करते हैं। I रहने दो, I क्रॉस I,
क्रॉस वेक्टर में आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आई क्रॉस आई का मतलब होता है आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बोलो, और साइन 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस का, फिर यहां से देखो 3l आई क्रॉस जे माइनस, अब यहां से फिर देखो l इंटू, तो 4l आई क्रॉस के। अब हमको बताओ आई क्रॉस जे किधर होगा, जे ऊपर, ये जे है, ये आई है, और के ऊपर की तरफ मान लेते हैं ऐसे, तो आई क्रॉस जे किधर किधर आएगा, पॉजिटिव के में, तो ये हो जाएगा 3l के माइनस, ये कितना है, आई क्रॉस के है, तो आई इधर अक्रॉस के, आई इधर अक्रॉस के, तो निगेटिव जे में आएगा। देखो आई इसके तरफ और के ऊपर की तरफ उठता हुआ था, ये के ऊपर की तरफ, तो आई क्रॉस के निगेटिव जे में, तो निगेटिव निगेटिव प्लस का 4 जे कैफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था, इसका आई क्रॉस के माइनस जे वेक्टर देगा, तो माइनस जे, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आया। अब के और जे का बीच का रिजल्टेंट हमको चाहिए, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर हमको चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम कितना लिखेंगे, आई इंटू अंडर रूट 9l स्क्वायर प्लस 16l स्क्वायर। भाई दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को, तो परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। तो ये देखो आई 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 से बाहर निकल के आएगा 5l, तो 5l आई आंसर हो जाएगा, बोलो सही। तो मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल के आएगा 5l आई, IL 5 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, देखो 5l आई, IL लिखो या LI लिखो, बात तो सेम ही है। करो क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्या है। A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, जिसपे एक गन से बुलेट फायर किया गया है, ठीक, विद वेलोसिटी u, u वेलोसिटी से फायर किया गया है, ठीक। When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, जब इसी लेंथ के along horizontally जब ये 24 सेंटीमीटर चल दिया बुलेट, मान लो यहाँ पे इंटर किया, u वेलोसिटी से फायर किया गया था, तो u वेलोसिटी से यहाँ पे इंटर करेगा, मान लो u वेलोसिटी से इंटर किया तो 24 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली, है ना, along its length चलने के बाद उसका वेलोसिटी हो चुका है u/3, कितना हो चुका है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3 हो चुका है, ठीक। मतलब u स्पीड था यहाँ पे u/3 बचा, बाकी लॉस हो गया। Then it further penetrates, और उसके बाद फिर से पेनिट्रेट कर रहा है into the block in the same direction, तो उसी डायरेक्शन में फिर से चलना शुरू किया, है ना, in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। और जैसे ही other end of the block पे आया, ब्लॉक के एकदम other end पे आया, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 0 हो गया है, कमिंग टू रेस्ट हो गया, मतलब 0 हो गया है। तो यहाँ u/3 था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया है। तो हमसे पूछा गया है कि ब्लॉक का पूरा नेट लेंथ कितना होगा, द लेंथ ऑफ ब्लॉक इज, टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक कितना है, यहाँ तक तो 24 सेंटीमीटर है, फिर ये x डिस्टेंस कितना होगा अगर हम वो फाइंड कर ले, तो 24 प्लस x हो जाएगा इसका टोटल लेंथ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो एक कंडीशन होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे, है ना, समझो कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रही है, पहले स्पीड u था, बाद में u/3 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में 0 हो गया। तो हम दो पार्ट में समझेंगे, स्टेप 1 में यहाँ से यहाँ तक की काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेंगे, स्टेप 2 में यहाँ से यहाँ तक की काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेंगे, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है वर्क डन बाय ब्लॉक, वर्क डन बाय ब्लॉक इन रेसिस्टिंग द बुलेट, बोलो सही, ठीक। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, पहला इक्वेशन के लिए देखो वर्क डन मान लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हाफ m, बुलेट का मास m ले लीजिए खुद से, हाफ m, फाइनल कितना है u/3 का स्क्वायर, तो u²/9 हो जाएगा, माइनस का u²। निगेटिव में वैल्यू दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेसिस्टिंग है, वर्क जो वुडन ब्लॉक है रेसिस्ट कर रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पहले स्पीड ज्यादा था u, बाद में कम होगा, इसलिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, ओके। और वर्क डन में रेसिस्टिंग फोर्स कितना होगा, मान लेते हैं Fr क्यों इंटू 24 सेंटीमीटर, ये वर्क डन हो गया अपना कौन सा रेसिस्टिंग मीडियम, मतलब कि ये वुडन ब्लॉक द्वारा वर्क डन अगेंस्ट द
बुलेट, ठीक। ऐसे बुलेट फायर किया गया होगा इधर से, जैसे ही उसमें इंटर किया तो ये उसको रेसिस्ट करने लगा, उसकी स्पीड को क्या करा, रोकने लगा, अवरोध करने लगा। तो ये फायर क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स है बाई वुडन ब्लॉक, और ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में भी वही फोर्स लगाएगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी फोर्स वही लगाएगा, क्योंकि वुड तो चेंज नहीं हो रहा, ब्लॉक तो चेंज नहीं हो रहा, सेम ही ब्लॉक है। तो जो उसका रेसिस्टिंग फोर्स होगा वो तो सिमिलर ही होगा, है ना। तो ये पार इंटू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखो, तो हाफ m यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू, फिर से फोर्स वही रहेगा इनटू का x ले लो डिस्टेंस, ठीक। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आंसर मैच हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। यहाँ से यहाँ तक के लिए ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल कहलाएगा। तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल स्पीड, दोनों को डिवाइड करवाओ तो ऊपर बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यू स्क्वायर अपॉन का, यहाँ हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, बोलो सही, इक्वल टू, ये एफ से कैंसिल हो जाएगा, सेम रेसिस्टिंग फोर्स तो सेम ही रहेगी, तो कैंसिल कर दो, 24 सेंटीमीटर अपॉन यहाँ पे x कर दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, ये कितना था, 24 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको, तो यू स्क्वायर माइनस 9 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू का ऊपर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर, बोलो सही। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस का 8 यू स्क्वायर अपॉन माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन x आ जाएगा, कहो सही। अब बस सॉल्व, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 8x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जब x 3 सेंटीमीटर हो गया तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ब्लॉक का, 24 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 27 सेंटीमीटर आंसर। 14 ऑप्शन हो जाएगा, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मन से पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये ना सोचो कि 8 दिन है 10 दिन है, नीट का क्या करे ना करे, कुछ नहीं है। 10 दिन फोकस करके पढ़ो, फिर 11वां दिन नीट दे के आना, तब बताना। 4 तारीख को मिलेंगे हम लोग, फिर बताना कि लाइव आऊँगा, बताना कि कैसा पेपर हुआ। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, एक प्लेटिनम वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, मान लो आर नॉट पे 2 ओम है, ठीक। अब हमसे पूछा है एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, और 6.8 ओम है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमसे पूछा गया है, इसका मतलब अल्फा पूछा है। और क्योंकि प्लेटिनम होता है कंडक्टर, तो अल्फा इसका होगा पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव अल्फा होगा, इतना पता है ना। सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है अल्फा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे फार्मूला लिखो, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 अपॉन सेल्सियस होता है, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो आओ लिखो जरा, आर टी की जगह पे 6.8 ओम लिखो, है ना। टी टेम्परेचर पे 6.8 मतलब 80 डिग्री पे इतना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 2 ओम है, तो लिख दो यहाँ पे 2 ओम। यहाँ पे लिखो 1 और प्लस का अल्फा तो निकालना ही है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो सही, समझ में आया। अभी देखो ओहम से ओहम काटो, 2 ओहम से ये कैंसिल होगा तो कितना होगा, 3.4 इक्वल टू, ओहम से ओहम कट गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस का अल्फा, और यहाँ बचेगा 80 डिग्री सेल्सियस। पूछो क्यों, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस ही बचेगा। अब ये 1 है, इसको इस तरफ भेजोगे माइनस हो जाएगा, ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2.4 इक्वल टू अल्फा 80 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इंटू 80 डिग्री सेल्सियस। अल्फा चाहिए ना हमको, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 80
पर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, ये सेल्सियस नीचे था तो इसलिए वो सेल्सियस इन्वर्स में हो गया। बताओ सही? हाँ, अब सुनो, इसका एक पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 चढ़ाओ, तो 24/8 इंटू 10⁻²। ये समझ में आया कैलकुलेशन? 2.4 है, ये पॉइंट हटाया, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो 800 का 8 इधर लिख लिए, 10⁻² उधर भेज दिए। अब ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब 8 3 जा कितना होगा? 24, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड अपना कितना निकल आया? अल्फा। समझ में आया भैया? 8 3 जा 24 नहीं होगा? सही बात है। तो देखो आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि रखा हुआ है, देखो माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है। इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल निकालना है हमको, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पता ही होता है वो। और ये कह रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के उसको तुम के लिखो, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो के फॉर्म में दिया है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² वोल्ट निकालना है। मतलब अगर आंसर मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि आंसर x इंटू 10⁻² वोल्ट है ना, तो हमको सीधा x लिखना है। 10⁻² वोल्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक, समझ में आया? तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता कितना है एट द एक्सिस पॉइंट, है ना, एक्सियल पोजीशन है ना, ये पी पॉइंट जो है वो इसका एक्सियल पोजीशन है। ये इसका सेंटर को तुम ओ पॉइंट से डिनोट कर लो, सेंटर ओ पॉइंट से डिनोट हो गया। ये पी पॉइंट पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल पोजीशन हुआ। कौन सा पोजीशन हुआ? एक्सियल पोजीशन हुआ। तो एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है? मान लो पोटेंशियल एट पी पॉइंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, पी अपॉन x² माइनस l²। ये P क्या है? वेयर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसका वैल्यू होता है कितना? P इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है बताओ? P इक्वल टू Q इंटू 2L। कोई भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, है ना, चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो। तो चार्ज अपना Q है ही, Q इंटू और 2L के जगह पे दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L के मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10⁻²। क्यों ऐसा लिखा है हमने? क्योंकि सेंटीमीटर में था तो हमने ऐसा यूनिट में मीटर में लिख दिए। तो ये अपना P का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, P का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे उसी की वैल्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखना है, तो ये लिख दो K, P के जगह पे लिखो Q इंटू 6 इंटू 10⁻² अपॉन x² माइनस l²। x होता है जिस पॉइंट का निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। तो किस पॉइंट पे निकालना है? P पॉइंट पे निकालना है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस, और l कितना है? तो एक l 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब 2l 6 सेंटीमीटर है, 2l जब 6 सेंटीमीटर है तो ये l और ये भी l, तो 3 सेंटीमीटर, तो 9, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, x² माइनस l² और इंटू 10⁻⁻4। क्यों 10⁻⁻4? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में हमें भेजना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता ना। समझ में आया भाई? ये 5, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 25 इंटू 10⁻⁻4 नहीं करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻4 हमने कॉमन ले लिया। समझ में आया? अब सॉल्व करो, के क्यू अलग खींच लो, क्यू के एक तरफ खींच लो। अब बस इतना का सॉल्व कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 6 अपॉन 25 माइनस 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻²। क्योंकि ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, कटेगा तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3/8
क्यू के इंटू 10⁻² वोल्ट आंसर। तो वो बोल रहे हैं 10⁻² वोल्ट में रखना चाहिए, है ही ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू 10⁻² वोल्ट। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू 3/8 क्यू के। ऑप्शन है कोई ऐसा? है, ऑप्शन चौथा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जल्दी से देखो इसको, फटाक से देखो। ट्रेन काफ़ी लेट हो गया, घर जाना है। ट्रेन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E। 10 रजिस्टर्स है जिसको सीरीज में एक बार बैटरी से जोड़ा गया है जिसका EMF E है। इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर से इन्हीं 10 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है सेम बैटरी के साथ। देन द करेंट इज इंक्रीज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ n। तो करंट जब पैरेलल में किया कनेक्ट तो करंट जो है वो n टाइम्स इंक्रीज हो गया है ना। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज n टाइम्स। तो मान लेते हैं सीरीज में जब कनेक्टेड है तो करंट कितना है? I करंट है। अब करंट I है, इसमें लूप लगाओगे तो कितना निकलेगा टोटल? माइनस का 10IR प्लस का E इक्वल टू का 0। बोलो क्यों? ड्रॉप 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 ड्रॉप, 10 बार ड्रॉप होगा तो माइनस का 10IR। और सबका रेजिस्टेंस सेम ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो माइनस का 10IR प्लस E इक्वल टू 0, किरचॉफ प्लस है। तो E इक्वल टू 10IR हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू E अपॉन 10R। बोलो सही। अब उन 10 को पैरेलल में सेकेंड स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट था, पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं वो? सेकेंड स्टेप में कि दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कैसे होगा? 1/R नेट निकालो। R नेट कितना निकल के आएगा? 1/R प्लस 1/R, 10 बार होगा। बोलो सही। R कॉमन हो जाएगा तो 10/R। तो R नेट यहां से कितना निकल के आएगा? R/10 होगा कि नहीं होगा? बोलो सही। ये तो पता है ना भाई, 10 को पैरेलल में कनेक्ट करेगा जैसे ही तो R नेट कितना होगा? R कॉमन ले लो तो 10 बार ऊपर, और जब R नेट होगा तो R/10। समझ में आया? तो नेट रेजिस्टेंस तो आ गया। अब इसको उठा के बैटरी में जोड़ा गया है सेम बैटरी से, तो वहां पे करंट कितना निकलेगा? तो वहां पे करंट निकलेगा I' मान लेते हैं, वहां पे करंट I' मानते हैं, जो कि अपना टोटल EMF अपन नेट रेजिस्टेंस, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? R/10 है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो R डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा अपना I' इक्वल टू 10E अपॉन R। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा इक्वेशन। ठीक, ये क्यों किया है? डायरेक्ट नेट रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं, मतलब कि सर्किट ऐसे 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 पैरेलली 10 बार जोड़कर, ऐसे देखो डॉट 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 डॉट, ये 10 बार जोड़ के उसको एक EMF से जोड़ दिया गया है। तो हमने क्या किया? पहले इन 10 रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया और उसके बराबर अकेले इसमें जोड़ो, है ना। इन सबको मिटा के अकेले एक R/10 रेजिस्टेंस का जोड़ दो, तो इसमें करंट कितना दौड़ेगा? उसको हटा के एक सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा है, R/10 का जोड़ दो, तो इसमें करंट कितना? I' निकला, जो कि E/R/10 हो जाएगा। तो ये 10E/R हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब इन दोनों को रिलेशन दिखाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो करंट इसमें I' है वो n टाइम्स इंक्रीज कर गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I' है 10E अपॉन R। ठीक, और I' हो गया है n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल करंट, तो n टाइम मतलब कि इसमें n, तो Ni लिख सकते हैं। बोलो सही। ये स्टेप समझ में आया? जो नया करंट है वो n टाइम्स हो गया है पुराना करंट का, तो I' इक्वल टू Ni लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं, ऑप्शन सॉल्व हो गया। यहां तक नोट करो, फिर बताते हैं। अब यहां पे इरेज करो इसको। अब देखो सीधा ये स्टेप देखो, Ni इक्वल टू 10E/R। अब I की वैल्यू वहां से पुट करो, I की वैल्यू कितनी है? E/10R। तो n इंटू E/10R इक्वल टू 10E अपॉन R। R से R कैंसिल, E से E कैंसिल, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल टू 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ
वैल्यू ऑफ एन कितना है 100, पहला ऑप्शन सही। नोट करो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है। देखो, a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. Magnetic field B at point B for steady current. Steady current मतलब कि करंट जो है उसकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट है। क्या कर दिया गया? स्टेडी करंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है करंट, ठीक। तो उसके लिए इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और एक वायर था जिसको इस फॉर्म में बेंड कर दिया, पहले यहाँ से स्ट्रेट चला, फिर यहाँ पे बेंड किया, फिर यहाँ पे स्ट्रेट चला। आई करंट का डायरेक्शन इस बार इधर है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे आया, ऐसे घूम गया, मतलब करंट ये आया, यूं घुमा और फिर यहाँ से यूं निकल गया, ठीक। बोलो सही। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले? तो थ्री वायर हो गए, थ्री कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3। तो बी नेट कैसे निकलेगा? वेक्टर सम तीनों का निकलेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। अच्छा सुनो एक चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है क्रॉस बोर्ड के अंदर की तरफ, उसको हम क्रॉस लेंगे, उसको माइनस के कैप कह लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन देख लो, क्रॉस में अगर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो उसको हम माइनस के कैप कहेंगे, और अगर डॉट में आ रहा है मतलब ऊपर की तरफ निकलता हुआ आ रहा है, ऐसे बोर्ड के ऊपर आ रहा है, तो उसको प्लस के कैप कहेंगे, ठीक। ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब एक तरफ तो ये लंबा सा इंफिनिटी तक गया हुआ है, लॉन्ग वायर कहा जाएगा। हमें P पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, ये R तो ये भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। बोलो सही, ओके। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? करंट से इस पॉइंट पे निकालना है, तो I देखो dl क्रॉस R मतलब डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड कौन सा है? माइनस के कैप में, ठीक। इसके कारण किधर होगा? जो सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, हम किधर आए? ऊपर की तरफ, मतलब प्लस के कैप में है। और फिर यहाँ के कारण बी के पॉइंट के कारण देखो, यहाँ भी करंट इधर है और उस तरफ निकालना है, इस भी पॉइंट पे घुमाया तो डाउनवर्ड गया, मतलब इसके कारण भी माइनस के कैप में ही होगा। और जितना इसके कारण होगा मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही इसके, क्योंकि दोनों का करंट भी सेम है और इस पॉइंट की दूरी दोनों से सेम है। ये R है तो ये भी तो R ही होगा, ये भी तो R ही होगा, मतलब ये B1 और B3 सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2, क्योंकि ये सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है ना। और होगा कैसे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो जरा देखो, इसके लिए B1 के लिए 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, बाउट से प्लस है, तो थीटा 1 यहाँ पे तो ये इंफिनिटी तक गया है, मतलब 90 हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा 1 तो 90, थीटा 2 कितना होगा? तो 0 डिग्री, क्योंकि इसके एकदम जस्ट सामने सामने पड़ रहा है। देखो लॉन्ग वायर के लिए इस पे निकालना होता है, याद करो वो वाला केस कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक, ऐसे लॉन्ग वायर है और एकदम जस्ट उसके इसके सामने, मतलब उसके कॉर्नर के सामने, इसके सामने निकालना है, तो ये 0 डिग्री हो जाता था, ये 90 हो जाती है। याद है? सेम वही वाला केस लगेगा कि इसके सामने 0 डिग्री एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये बहुत दूर गया है तो ये करीब करीब 90, ये 0। समझ में आया? बस इतना समझ गया तो काम खत्म, क्लियर हो गया। ये साइन 90 और साइन 0 2 टाइम्स किसमें है? ये क्रॉस में, तो माइनस के कैप, माइनस का के कैप प्लस का इस सेमी सर्कुलर आर्क के लिए कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R और इनटू का अल्फा, अल्फा वो होता है जो एंगल सबटेंड एट द सर्कल। एक फार्मूला बताया था ना सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, एक फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इनटू अल्फा, अल्फा इज द एंगल सबटेंड बाय सेमी सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, है ना, रेडियन में। ये फार्मूला याद है? म्यू नॉट किसी भी सेमी सर्कुलर आर्क हो या कोई भी सर्कुलर आर्क हो, किसी भी सर्कुलर आर्क के कारण होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इनटू अल्फा, अल्फा इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द सर्कुलर आर्क, ठीक, इन रेडियन में। तो यहाँ पे सेमी सर्कल कितना बनाता है? पाई बनाता है, तो इस सबको इरेज करो, यहाँ पे सिर्फ एक पाई डाल दो और होगा कैसे? अपवर्ड की तरफ है तो प्लस का के कैप। अब सॉल्व करो फटाफट, ये 2 ऐसे ही रहने दो, ये 90 का वैल्यू 1 होगा, ये 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R के कैप, ये माइनस बाहर खींच लिया, ये माइनस यहाँ से बाहर,
और प्लस का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r के कैप, पाई से पाई कैंसिल, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन, तो माइनस का 2 अपॉन पाई और प्लस का 1 के कैप। के कैप का मतलब फाइनली आउटवर्ड आता हुआ, बोर्ड से अवे फ्रॉम, है ना, पॉइंट पी ऐसे निकलता हुआ, इस तरफ ऐसे निकलता हुआ, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखोगे तो ऐसे लिख दो, पी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई के कैप। मर्जी है तो के कैप लिखो, या तो लिख दो पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज। देखो समझ में आया, यही इसका आंसर है, यही आंसर है इसका। ऑप्शन मैच करवा लेना, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक, चलो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमसे पूछा है, तो सबसे पहले ये समझो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय Rn इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Rn इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। बोलो सही। nth ऑर्बिट के लिए है, तो हमसे थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया है, तो R3 इक्वल टू 0.53 इंटू 3 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। बोलो सही है ना। nth ऑर्बिट के लिए पूछा था, तो nth ऑर्बिट हमको यहाँ पे nth ऑर्बिट का फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, है ना। तो जब nth ऑर्बिट के लिए ये है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया, तो हम R3 लिखेंगे यहाँ पे, और n स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना सॉल्व हो जाएगा, 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। बोलो सही। और 9 से मल्टीप्लाई करो 3 का 0.53 का, तो आ जाएगा अपना कितना 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया, 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये रहा अपना आंसर। ऑप्शन में देखो कोई है, हाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। नोट करो। समझ में आया, बोलो समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रही लिखो। हाँ बबुआ देखो क्वेश्चन नंबर 15 समझो क्या है इसका कहानी, समझो। ये फोटो दिया हुआ है, द नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर विल बी। तो ये फिगर, ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखते हुए बताना है कि नेट इम्पिडेंस इस सर्किट का क्या होगा। तो ये देखते ही समझ जाओ कि ये LCR सर्किट है। कौन सा सर्किट है ये, L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस, LCR सर्किट है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कह लो या नेट इम्पिडेंस कह लो। तो नेट इम्पिडेंस निकालने का तरीका होता है, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो देखो, अगर तुम लोग को फॉर्मूला Z इक्वल टू √ XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिखा है XL XC का, माइनस क्यों नहीं लिखा है, ये इसलिए कि जिस जगह पे अगर XL ग्रेटर देन XC होता है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर यूज करते हैं। अगर XC ग्रेटर देन XL होता है तो वहाँ पे XC माइनस XL का स्क्वायर करते हैं। इस कारण से यहाँ पे डिफरेंस लिखा रहता है। समझ में आया, बोलो हाँ समझ में आया ना। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू निकाल कर XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R की वैल्यू गिवन है 100 हो जाएगा। R कितना है 10 ओहम है, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब Z हमको चाहिए, पर XL XC तो हमें पता नहीं है। तो XL का कितना होता है, XL की होती है वैल्यू ओमेगा L। ठीक, XL इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा कितना होता है 2πf होता है। ओमेगा कितना होता है 2πf, और इंटू L कर दो। L क्या है, इंडक्टेंस है। L क्या है, इंडक्टेंस है। तो 2πf, और f कहाँ है, तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 50 हर्ट्ज। तो सॉल्व करोगे तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50,
और एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50/π मिली हेनरी, तो इंटू 50/π इंटू 10⁻⁻3। -3 क्यों लिया हमने? क्योंकि मिली हेनरी में है। ठीक, हमेशा ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं। तो ये देखो 50 इंटू 50, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा, है ना, 5000 हुआ भाई। 5 5 25 और 25 इंटू 250 और डबल जीरो यहाँ पे लगा दो, पाई से पाई कैंसिल हो गई, तो 50 इंटू 10⁻³ ओहम। तो 100 एक्सएल की वैल्यू आ गई 5 ओहम। बोलो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ओहम। सिमिलरली अगर एक्ससी निकालना हो तो एक्ससी इक्वल टू होता है 1/ωc, तो वैल्यू पुट करो 1/2πfc, तो 1/2π रहने दो यहीं पे, फ्रीक्वेंसी 50 ही रहेगा। c की वैल्यू कितनी है? तो देखो 10⁻³ तो 10⁻³ पाई चला जाएगा ऊपर। ठीक, 1 इंटू पाई हो जाएगा 10⁻³ माइक्रोफैराड है, तो फिर से ये 10⁻³ ऊपर जाकर 6 हो जाएगा। समझ में आया ऐसा क्यों? ये माइक्रोफैराड है 10⁻³ तो माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁻6, तो ये ऊपर जगह चला गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल होगा, तो 10⁻6/5 2 जा 10, 100 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे कितना होगा? 3 2 5, तो यहाँ पे बचेगा सीधा सीधा 10 ओहम, क्योंकि 6 है 3, यहाँ 2 5 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 10 ओहम आ गया। तो अभी यहाँ पे हम सीधा सीधा समझ गए कि ठीक है, एक्सएल की वैल्यू आ गई है 5 ओहम और एक्ससी की वैल्यू आ गई है अपनी 10 ओहम, मतलब कि एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और प्लस 100। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं कर दो, एक्सएल एक्ससी कितना है 10 और एक्सएल कितना है 5, तो 10 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 100, ये 100 लिखा है ना। तो ये 5 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, और 125 को रूट से निकालोगे तो कितना होगा 5√5, तो सो जेड इक्वल टू 5√5 ओहम आंसर 25 5 125। ठीक, तो नोट करो ऑप्शन कोई है? हाँ, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो लिखो